आज हम लोग वाक्य के भेद देखने वाले हैं। व्याकरण विभाग में वाक्य के भेद दिए गए हैं और वह भी गणित के जैसे रहते हैं। इसमें भी आप लोगों को 3 वाक्य दिए जाते हैं, उसमें से 2 ही लिखना है। सूचना के अनुसार जो दिया है उसके भेद पहचानना है। मगर वाक्य के भेद हम लोगों को 2 प्रकार के देखना है इस साल 12वीं के। इसमें हम लोगों को रचना के अनुसार वाक्य दिए गए हैं और अर्थ के अनुसार वाक्य दिए गए हैं, तो उसके अलग अलग तौर से भेद देखना है। पहले हम लोग रचना के अनुसार वाक्य के भेद देखेंगे। पहले ये बताइए, आप लोगों को वाक्य पता है क्या होता है? अगर मैंने आपको कहा कि भाई मैं खाना, कोरोना, महाविद्यालय, सर, मैडम वगैरह ऐसा बात करूंगी तो आपको कुछ समझ में आया? वाक्य होता है। बहुत ढेर सारे शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया है इसमें, मगर यह वाक्य होता है क्या? तो जिसमें अनेक शब्द रहते हैं, उस कर्ता रहता है, सब रहता है, क्रिया रहती है, मगर उसमें अर्थ निकलता है तो उसे हम वाक्य कहते हैं। तो इस रचना के अनुसार जो वाक्य रहते हैं उसके वाक्य के 3 भेद होते हैं, हम लोगों को देखना है। नंबर 1 सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, और नंबर 3 मिश्र वाक्य। तो रचना के अनुसार वाक्य के जो भेद होते हैं वह 3 भेद होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, नंबर 3 मिश्र वाक्य। तो हम लोगों को जो ये वाक्य रहते हैं उसकी परिभाषा, उसके भेद कुछ पूछते नहीं, सिर्फ आप लोगों को परीक्षा में 3 वाक्य देते हैं और उसके आगे आप लोगों को पहचानना है। 3 में से 2 ही पहचानना है, इतना याद रखिएगा। मगर पहचानने के लिए कौन सा वाक्य कैसे रहते हैं इसकी जानकारी रहना हमें बहुत जरूरी होती है। इसीलिए हम लोगों को सरल वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य क्या होता है, यह देखना है। तो इस तरह से वाक्य के भेद रचना के अनुसार ये जो 3 भेद है उसमें से हम लोग पहले सरल वाक्य देखेंगे। सरल वाक्य आपको पहले मैं बताती हूँ। देखिए, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस घर में एक मोटा चूहा है, लोमड़ी ने अक्कल से काम लिया। अभी देखिए, पहले वाक्य में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो उसमें एक ही वाक्य है, एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है। इन वाक्यों में क्या दिखाई देता है? एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है। तो इसी तरह से जिस वाक्य में एक ही कर्ता हो, एक ही क्रिया है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। इसलिए हम लोग पहले सरल वाक्य की परिभाषा लिखेंगे। आप लोग लिखिए, जिस वाक्य में एक ही क्रिया और एक ही कर्ता होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। पहचानने में बहुत आसान है, वाक्य पढ़ने के बाद ही समझ में आता है कि इस वाक्य में एक ही क्रिया है और एक ही कर्ता है। ऐसा जो वाक्य रहता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। आप लोग उदाहरण लिखिएगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। नंबर 1 वाक्य है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। नंबर 2 लिखा आपने, नंबर 2 लिखिएगा, इस घर में एक मोटा चूहा है। इस घर में एक मोटा चूहा है। और नंबर 3 है, लोमड़ी ने अक्ल से काम लिया। इसी प्रकार इस प्रत्येक वाक्य में क्या बताया गया है कि एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है। तो जिस तरह से जिस वाक्य में एक ही कर्ता, एक ही क्रिया हो, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। कठिनता है, सरल वाक्य अत्यंत सरल है। आपको परिभाषा पूछी नहीं जाती है, वाक्य दिया जाता है, आपको पहचानना है। अभी नंबर 2 वाक्य है संयुक्त वाक्य। आप लोग पहले उसकी परिभाषा लिखिएगा। संयुक्त वाक्य में 2 या
अधिक सरल वाक्यों को जुड़ने से जो वाक्य बनता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। और यह जब वाक्य अलग करते हैं तो उसे स्वतंत्र अर्थ रहता है। और यह वाक्य किससे जुड़ा जाता है? ज्यादा से ज्यादा समुच्चय बोधक अव्यय, परंतु, और, तथा, इस तरह से जो समुच्चय बोधक अव्यय रहता है उससे यह दो वाक्य जुड़ाए जाते हैं और अलग करने पर उनका अलग स्वतंत्र अर्थ निकलता है। इसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। आप उदाहरण लिखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण लिखिएगा आप लोग। मैंने उसे बहुत समझाया, कॉमा, परंतु उसकी समझ में कुछ नहीं आया। नंबर 2 देखिए, उसने बालक को बुलाया और उससे बातें की। नंबर 3 वाक्य है, तुम्हें केवल यही कष्ट है या और भी कोई कष्ट है? प्रश्नार्थक चिन्ह। देखिए, इन 3 वाक्यों में मैंने उसे बहुत समझाया परंतु उसकी समझ में कुछ नहीं आया। अभी देखिए, इस वाक्य में मैंने उसे बहुत समझाया, उसकी समझ में कुछ नहीं आया। एक दो वाक्यों को परंतु यह उभयनामी जो अव्यय है, समुच्चय बोधक जो अव्यय है उससे जुड़ाया गया है। तो यहाँ परंतु निकालने के बाद दो वाक्य बनते हैं और दो वाक्यों का स्वतंत्र रूप से अर्थ निकलता है, अलग अलग, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, अपना अपना स्वतंत्र उन्होंने इस तरह से यहाँ पे रखा है कि भाई हम वाक्य का अर्थ अलग होता है। तो इसी तरह से संयुक्त वाक्य में एक से दो अधिक वाक्य रहते हैं, समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े जाते हैं, अलग करने पर उनका अलग स्वतंत्र अर्थ निकलता है। ऐसे जो वाक्य रहते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। कठिनता है किसी को? अभी हम लोग आगे का देखेंगे। आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि संयुक्त वाक्य में और, लेकिन, पर, परंतु, किंतु, बल्कि, नहीं, तो, इसलिए, या, अथवा इस तरह के समुच्चय बोधक अवयव से यह वाक्य एक दूसरे को जुड़ाया जाता है और ये जुड़ने से ही संयुक्त वाक्य तैयार होता है। अगर समुच्चय बोधक शब्द निकाल दिया गया तो अलग दो वाक्य तैयार होते हैं और अलग होने के बाद उनका अपना अपना अलग अस्तित्व निर्माण होता है। ऐसा संयुक्त वाक्यों में होता है। नंबर 3 देखेंगे हम मिश्र वाक्य। अभी आप देखिए, उसकी परिभाषा लिखिए। पहले आप देखिए मिश्र वाक्य, शब्द मिश्र। आपको पता है, आप लोग घर में खिचड़ी खाते हो, खिचड़ी बनाते वक्त उसमें क्या क्या रहता है? चावल रहती है, दाल रहती है, शेंगदाने रहते हैं, प्याज रहता है, लहसुन रहता है, मिर्ची रहती है, सब कुछ रहता है। इतना सब डालने के बाद हमारी खिचड़ी बहुत अच्छी बनती है। तो यह जो खिचड़ी है अर्थात वह मिश्र पदार्थों से बनी है। तो हम लोगों के मिश्र वाक्य में मिश्र यानी दो से अधिक वाक्य रहते हैं और वह मिश्र यानी अलग अलग तरीके से वो बनाए गए रहते हैं। तो इस तरह से वाक्य में भी एक से अधिक वाक्य मिश्र हो जाते हैं। तो ये मिश्र वाक्य इस तरह से याद रखने के लिए मैंने आपको यह बताया है। पहले उसकी हम लोग परिभाषा लिखेंगे। लिखिएगा, मिश्र वाक्य में एक से अधिक दो वाक्य होते हैं और उसमें एक मुख्य वाक्य और दूसरा गौण स्वरूप का वाक्य रहता है और वह वाक्य दो वाक्य जुड़े रहते हैं और इन वाक्यों में एक दूसरे पर वह आश्रित होते हैं। ऐसे जो वाक्य रहते हैं इन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। एक से अधिक दो वाक्य,
एक गौण स्वरूप का रहता है, एक मुख्य रहता है, और ये दोनों भी वाक्य आश्रित रहते हैं। आश्रित यानी सहारा लेने वाले, एक दूसरे पर अवलंबित रहने वाले। अर्थात अगर इस वाक्य में हमने एक वाक्य निकाल दिया तो दूसरा वाक्य का अर्थ हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। समझ में कब आएगा कि दोनों वाक्य एक दूसरे के साथ रखेंगे। आप लोगों ने संयुक्त वाक्य देखा, जैसे उनको अलग किया तो उनका स्वतंत्र रूप होता है। मिश्र वाक्यों में स्वतंत्र रूप निर्माण नहीं होता है, वह अधूरा वाक्य हमें समझ में नहीं आता है। तो इन दोनों में फर्क यही है। उदाहरण लिखिएगा आप लोग, जो काम करेंगे उन्हीं का अब सम्मान होगा। नंबर 1 वाक्य लिखिएगा, जो काम करेंगे उन्हीं का अब सम्मान होगा। नंबर 2, जब मैं डिब्बा खोलता सब चूहा मुझे देखने लगता। उसमें ऐसा कुछ था जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अभी देखिए, आप लोगों को पहला वाक्य समझाती हूँ। आप लोगों को, जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा। आप देखिए यहाँ पे जो काम करेंगे यह गौण वाक्य है, और दूसरा उन्हीं का आप सम्मान होगा, यह मुख्य वाक्य है, उन्हीं का सम्मान होगा। अभी वाक्य पूरा कैसा है, जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा। अभी हम लोगों ने यह जो वाक्य है यह मिश्र वाक्य है, मगर जब अलग करेंगे, जो काम करेंगे एक हो गया, उन्हीं का सम्मान होगा, यह दूसरा वाक्य होगा। अगर ये दो वाक्य हमने हमारे सामने रखेंगे तो समझ में नहीं आता कि जो काम करेंगे, कौन करने वाला, कैसा करने वाला, कहाँ करने वाला, बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। उन्हीं का अब सम्मान होगा, उन्हीं का यानी किसका? अगर हम लोगों ने देखा कि जो काम करेगा उन्हीं का अब सम्मान होगा, ऐसा पूरा वाक्य अर्थ के साथ हमारे सामने आता है, तब यह मिश्र वाक्य होता है। अर्थात ये दो वाक्य एक दूसरे पर अवलंबित रहते हैं, अलग करने के बाद वह अधूरे रह जाते हैं। ऐसे जो वाक्य रहते हैं इन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। और इसी तरह से हम लोगों ने यह मिश्र वाक्य की भी परिभाषा उदाहरण के साथ देखा है। किसी को इन 3 वाक्यों के भेद में कठिनता महसूस होती है, परिभाषा लिखना है, सरल, संयुक्त, मिश्र। परीक्षा में 3 वाक्य आते हैं, उन 3 वाक्यों में से सरल कौन सा है, संयुक्त कौन सा है, मिश्र कौन सा है, यह आपको पहचानना है और क्रमता के अनुसार लिखना है। परीक्षा के वक्त लिखते वक्त प्रश्न क्रमांक लिखना, जो भी आई है वह लिखना, 1 2 3 लिखना, एक वाक्य कौन सा है, दूसरा वाक्य कौन सा है, तीसरा वाक्य कौन सा है, इस तरह से लिख सकते हो। आपका समय है, वैसे तो आपकी परीक्षा में आपको सिर्फ 7 ही प्रश्न लिखने के लिए आते हैं और समय है 3 घंटों का, तो आप लोग आसानी से तो लिख सकते हो, मगर जरा ध्यानपूर्वक आपको यह सब लिखना है। बड़ी सावधानी के साथ लिखेंगे, मन लगाकर लिखेंगे, मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो अपने आप यह समझ में आ जाता है। किसी को कोई कठिनता है? ठीक है, अभी हम लोगों ने अभी रचना के अनुसार उसका भेद देखा है। अभी हम लोग उसको जो वाक्य के भेद है वह हम लोग अभी अर्थ की दृष्टि से देखने वाले हैं, जो कि इस साल आपको परीक्षा में रखा गया है, और वो तो बहुत ही सरल है, कोई कठिनता नहीं है। तो हम लोग अर्थ की दृष्टि से वाक्य देखेंगे। नंबर 1 है, आप लोग लिख कर लीजिए,
इसी तरह से हम लोगों को अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य के भेद है वह 8 है। अरे अर्थ की दृष्टि के अनुसार वाक्य के 8 भेद है, हम लोगों को वह अभी देखना है। नंबर 1 है विधानार्थक वाक्य। तो जिस वाक्य से हम लोगों को विधानार्थक वाक्य यानी कि जिस वाक्य से हमें यह मालूम होता है कि क्रिया की सूचना मिलती है, क्रिया करने की सामान्य सूचना हमें मिलती है, उसे हम विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जमीन आसमान मस्त थे, यानी एक विधानार्थक की विधान तैयार हो गया, वाक्य तैयार हो गया है। इसी तरह से जिस परिभाषा लिखी आपको समझ में आनी चाहिए, इसीलिए विधानार्थक वाक्य। जिस वाक्य में क्रिया करने का या होने की सूचना मिलती है, जिस वाक्य में क्रिया करने का या होने की सूचना मिलती है, उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण लिखिएगा उसका, जमीन आसमान मस्त थे, यानी सामान्य वाक्य की तरह रहता है। नंबर 2 है निषेधार्थक वाक्य। निषेध यानी विरोध करना, निषेध यानी विरोध करना। फिर जिस वाक्य में क्रिया न करने की सूचना मिलती है उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। परिभाषा लिखिए, जिस वाक्य में क्रिया न करने या न होने का बोध होता है उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण लिखिएगा, मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है। तो इसे मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है, निषेधार्थक वाक्य में नहीं यह शब्द ज्यादा से ज्यादा आता है, आपको याद रखने के लिए या समझ में आने के लिए विरोधी शब्द आते हैं। नंबर 3 है प्रश्नार्थक वाक्य। उसकी परिभाषा लिखिए, जिस वाक्य में कोई प्रश्न किया जाता है, जिस वाक्य में कोई प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण लिखिएगा, कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा? प्रश्नार्थक चिन्ह। तो इसी तरह प्रश्नार्थक वाक्य में प्रश्नार्थक चिन्ह आवश्यक रहता है। आगे का है आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक नंबर 4, उसकी परिभाषा आप लोग लिखिएगा, जिस वाक्य में आदेश या अनुमति दी जाती है, जिस वाक्य में आदेश या अनुमति दी जाती है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण लिखिए, कल प्राप्त काल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। कल प्राप्त काल की सिपाहियों की रक्षा में रहो, इन्हें आज्ञा की है यहाँ पे। तो इस तरह से आज्ञार्थक वाक्य तैयार हो जाता है। 5वां है विस्मयार्थक वाक्य। विस्मयार्थक यानी जहाँ आश्चर्य प्रकट किया जाता है, शोक प्रकट किया जाता है, हर्ष प्रकट किया जाता है, ऐसे वाक्यों को विस्मयार्थक वाक्य कहा जाता है। लिखिए आप लोग उसकी परिभाषा, जिस वाक्य में विस्मय, आश्चर्य, शोक, हर्ष, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है उसे विस्मयार्थक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण, हाँ आप आ गए, हाँ के आगे यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह रहेगा। तो इस वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य रहता है, आपको याद रखना है। अभी संदेहार्थक वाक्य, जिस वाक्य में संदेह, भ्रम होता है उसे हम संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण लिखिएगा उसका, पहले परिभाषा, जिस वाक्य में संदेह व्यक्त होता है वह संदेहार्थक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण लिखिएगा, अब तक वह सो गया होगा, यानी अब तक वह सो गया है, यानी एक भावना व्यक्त की जाती है कि भाई है या नहीं पता नहीं। फिर जो हम
ठीक है, हो सकता है, वगैरह वगैरह, इस तरह से यह संदेह व्यक्त करते हैं, उसे संदेहार्थक वाक्य कहा जाता है। अभी आगे का है 7वां इच्छार्थक वाक्य। उदाहरण परिभाषा लिखिए। जिस वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद या शाप आदि का भाव व्यक्त होता है उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण लिखिएगा। पिताजी आ जाए तो अच्छा हो। इसी तरह से जो भाव व्यक्त किया गया है, पिताजी आ जाए तो अच्छा है, इसी तरह से। और आखिरी है संकेतार्थक वाक्य। संकेतार्थक परिभाषा लिखिए। जिस वाक्य में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है, जिस वाक्य में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण लिखिएगा। मैं कविता लिखता तो अवश्य पुरस्कार पाता। मैं कविता लिखता तो अवश्य पुरस्कार पाता, यानी कैसे एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, पुरस्कार प्राप्त हो सकता है अगर कविता लिख के, तो कविता लिखने के बाद वो पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। ऐसे दो क्रियाएं एक दूसरे पर अवलंबित रहती हैं, उसे संकेतार्थक वाक्य कहा जाता है। और यह जो 8 वाक्य आपको दिए हैं, उसके भेद जो दिए हैं, तो वह परीक्षा में आपको उसकी परिभाषा पूछी नहीं जाती है, एक एक वाक्य दिए जाते हैं और उसके आगे आपको कोष्टक में सूचना दी जाती है कि कौन सा वाक्य क्या बनाना है। तो हम लोग पहले उसका एक वाक्य थोड़े से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आपको खुद को लिखना है, क्योंकि यह सब 8 के 8 वाक्य आपको उसके परिभाषा के साथ पता है। मैं आप लोगों को 8 वाक्य देती हूँ और आपको लिखना है कि उसका जवाब क्या हो सकता है। ठीक है? कठिनता है किसी को? अभी मैं एक वाक्य आपको समझाती हूँ, फिर आपको उसी ढंग से लिखना है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। आप लोगों को कोष्टक में निषेधार्थक वाक्य दिया गया है। आप लोगों को इस वाक्य का निषेधार्थक वाक्य तैयार करना है। निषेधार्थक वाक्य में निषेध किया जाता है, नहीं यह शब्द आसानी से आता है। तो कैसे करेंगे? मुकदमा दरबार में पेश हुआ, मुकदमा दरबार में पेश नहीं हुआ। कठिनता है, तो इसी तरह से जो सूचना दी है उसके अनुसार यह वाक्य तैयार करना है। अभी आप लोगों को नंबर 2,
नानी पहले ही जा चुकी थी। प्रश्नार्थक वाक्य। नंबर 3, कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा। वाक्यार्थक वाक्य। तो इसी तरह से 5 वाक्य आपको करने के लिए दिए हैं। एक वाक्य तो मैंने बताया है कैसे तैयार करना है, बाकी के आप लोगों को तैयार करना है, खुद के मन से लिखना है। कोशिश कीजिएगा, आपको आसानी से इसके जवाब लिखना आ जाएगा। कठिनता इसमें किसी को अभी रह गया आप लोगों को कुछ उदाहरण देने के, जो हमने रचना के अनुसार वाक्य देखे थे उसका।